नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। संसद में राष्ट्रपति को आज दी जाएगी विदाई। सेंट्रल हॉल में खास कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ने सम्मान में दिया रात्रि भोज। नागालैंड में एनपीएफ से निकाले गए 19 विधायक, 10 निलंबित। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। मुख्यमंत्री जिलियांग ने किया मंत्रिमंडल का विस्तार। चौबीस राज्यों में जरूरी दवाओं की भारी कमी। सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा। वित्तीय प्रबंधन और डॉक्टरों की संख्या पर भी असंतोष। जीएसटी के तहत एक मुश्त कर व्यवस्था अपनाने के लिए बढ़ी समय सीमा। कंपोजिशन स्कीम के लिए 16 अगस्त तक का वक्त। वित्त मंत्री ने कहा अर्थव्यवस्था का होगा डिजिटलीकरण। और महिला विश्व कप में इतिहास रचने से कदम दूर टीम इंडिया। इंग्लैंड से खिताबी भिड़ंता आज दूसरी बार विश्व कप के फाइनल में। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल खत्म होने से पहले उनके सम्मान में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कल रात हैदराबाद हाउस में उनके सम्मान में रात्रि भोज दिया। आज संसद में प्रणब मुखर्जी के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 5 साल का कार्यकाल सोमवार को खत्म हो रहा है। आज संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपति के लिए विदाई सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सभी सदस्यों से इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने की अपील की है। कार्यक्रम शाम 5:30 बजे से शुरू होगा। इसे लोकसभा अध्यक्ष के साथ राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के सम्मान में कल हैदराबाद हाउस में रात्रि भोज दिया। इस दौरान नवनियुक्त राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कई केंद्रीय मंत्री और कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी रात्रि भोज के दौरान शिरकत की। शुक्रवार को स्टाफ समिति के प्रमुखों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सम्मान में विदाई भोज का आयोजन किया था। इसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख के साथ साथ सेना और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। सोमवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज देंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। सोमवार शाम राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम आखिरी संबोधन भी देंगे। मंगलवार को राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीपीएम महासचिव और राज्यसभा सांसद सीताराम येचुरी ने सांसदों के लिए कम से कम 100 दिन उपस्थिति तय करने की वकालत की है। येचुरी ने इसके लिए कानून बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने सांसदों की जवाबदेही तय करने के लिए ऐसा किया जाना जरूरी बताया है। येचुरी ने पिछले 3 साल में संसद की सालाना 60 से 70 दिन से ज्यादा बैठकें नहीं हुई, ऐसा उन्होंने कहा। और ये भी ध्यान दिलाया कि ब्रिटेन में सालाना करीब 200 दिन संसद चलती है। नागालैंड में सरकार में शामिल नागालैंड पीपल्स फ्रंट ने 19 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, जबकि 10 विधायकों को निलंबित किया गया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते ये कार्रवाई की गई है। हाल ही में नागालैंड विधानसभा में बहुमत को लेकर सियासी संकट गहरा गया था, जो शुक्रवार को टीआर जिलियांग के विश्वास मत साबित करने के बाद खत्म हुआ। इधर मुख्यमंत्री बनने के बाद टीआर जिलियांग ने कल मंत्रिमंडल विस्तार किया। राज्यपाल पीबी आचार्य ने राजभवन में 10 मंत्रियों को शपथ दिलाई, जिसमें एनपीएफ के 8 और बीजेपी के 2 मंत्री शामिल हैं। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जिलिंग में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदर्शनकारियों ने कल एक पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया। वहीं एक सरकारी बंगले में आगजनी की कोशिश हुई। जीजेएम का यूथ विंग अब भी बेमियादी अनशन पर बैठा हुआ है। पूर्व सैनिक भी कल सड़कों पर उतरे। दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों में
39 दिनों से बंद जारी है। इंटरनेट सेवा पर रोक लगी हुई है। जीजेएम समर्थकों ने मजिस्ट्रेट के कार्यालय पर धरना दिया और अलग गोरखालैंड की मांग की। सेना और पुलिस के जवान सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। गोरखालैंड आंदोलन से जुड़ देगा, कोई भी घटना क्यों न हो, हमें संदेह है पुलिस उसको गोरखालैंड से टैग कर देगी और एक गोरखालैंड आंदोलन को दबाने की सबसे बड़ी एक ब्यूरोक्रेटिक लेवल में साजिश चल रही है। सरकार ने जीएसटी के तहत छोटे व्यापारियों के लिए कंपोजिशन स्कीम चुनने की समय सीमा 16 अगस्त तक बढ़ा दी है। इससे पहले 75 लाख रुपए तक के कारोबार वाले छोटे व्यापारियों को 22 जुलाई तक का वक्त दिया गया था। कंपोजिशन स्कीम का विकल्प देने के लिए करदाता को पहले जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और सर्विसेज मेन्यू के विकल्प को चुनना होगा। इस योजना के लिए कारोबारियों को एक फॉर्म भरना होगा। इसी तरह मौजूदा कानूनों के तहत पंजीकृत होने के चलते जो करदाता अस्थायी रूप से बाहर रह गए थे, उन्हें अब जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। पंजीकरण रद्द कराने के लिए आवेदन करने की अवधि भी 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस बारे में संबंधित अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि नोटबंदी और जीएसटी से नकद लेन देन मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने इसे कर वसूली बढ़ाने वाला बताया। वित्त मंत्री ने कहा कि राजनीतिक चंदे से जुड़े बॉन्ड पर सक्रियता से काम हो रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव में नोटबंदी और जीएसटी को कालेधन के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि दोनों उपायों से नकद लेन देन मुश्किल हो जाएगा और वाजिब कर चुकाने की राह खुलेगी। I do believe that the net impact of the demonetization exercise coupled with the GST exercise, which is going to make generation of cash a lot more difficult, will certainly lead to greater compliances, greater digitization, and already the first signs of greater digitization and expansion of the tax base. वित्त मंत्री ने कहा कि फर्जी कंपनियों के जरिए सालों से कालाधन सफेद होता रहा है, लेकिन बेनामी संपत्ति के खिलाफ कड़े कानून से इस पर लगाम लगाने की कोशिश हो रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता के लिए बॉन्ड लाने पर तेजी से काम हो रहा है। Having failed to check it for 70 years as to how the world's largest democracy itself is funded, the solution doesn't lie today in finding a fault or a problem with every solution which is suggested. And therefore, in the last budget, I did suggest a solution. We are actively working on this. कार्यक्रम में सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री टी षणमुगरत्नम भी मौजूद थे। उन्होंने भी जीएसटी को बड़ा कर सुधार बताया। The progress made in overcoming a fragmented tax system and then one that also involved multiple layers of tax for businesses through the GST reforms is impressive, not just from an economic perspective, but from a political perspective. जीएसटी को 1 जुलाई से लागू किया गया है। आजाद भारत में यह सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान राज्य के ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। पीटीआई के मुताबिक दोनों नेताओं ने तेजस्वी यादव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर बात की। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे तेजस्वी यादव के कैबिनेट में बने रहने को लेकर महागठबंधन के दलों में मतभेद चल रहा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहले ही तेजस्वी के इस्तीफे की मांग खारिज कर चुके हैं, जबकि जेडीयू का कहना है कि तेजस्वी को जनता के बीच आरोपों का सिलसिलेवार जवाब देना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हैं, राष्ट्रीय आंदोलन की जो हमारी स्पिरिट है उससे जुड़ी हुई हैं। उसी में नीतीश जी शामिल हैं, उसी में आरजेडी शामिल है। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि बावजूद कई संकट के कई जो हालात पैदा होते हैं, ये परिपक्वता रहेगी स्थिति से निपटने का और इसको महागठबंधन को बनाए रखने का, इसको मजबूत करने का। केंद्र सरकार ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी से पटना हवाई अड्डे के अंदर वाहन ले जाने की सुविधा वापस ली है। नागर विमानन मंत्रालय ने 2009 में उन्हें दी गई विशेष सुविधा वापस लेने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद दोनों नेताओं को सुरक्षा जांच के लिए आम लोगों की तरह लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। मंत्रालय ने नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो को आदेश पर तत्काल अमल करने को कहा है।
आरजेडी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को विशेषाधिकार से वंचित किए जाने के फैसले की आलोचना की है। राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती ने दिल्ली में पार्टी सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों की आज बैठक बुलाई है। इसमें पार्टी की भविष्य की रणनीति पर चर्चा होगी। इस्तीफे के बाद पार्टी नेताओं के साथ ये उनकी पहली बैठक है। इसी संसद सत्र के दौरान मायावती ने दलित हिंसा पर नहीं बोलने देने का आरोप लगाते हुए राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। भारतीय सेना के पास गोला बारूद की भारी कमी है। ये दावा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से संसद में पेश की गई रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कामकाज संतोषजनक नहीं है। ओएफबी 2013 में तय किए गए रोड मैप के अनुसार गोला बारूद की डिलीवरी करने में नाकाम रही। विपक्ष इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताते हुए सरकार से तुरंत कदम उठाने की मांग की है। वहीं सरकार का दावा है कि सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, भारत की अक्षुण्णता का मामला है, इसलिए देश को और सरकार को तुरंत इसका हल निकालना चाहिए और इस पे तैनात होना चाहिए हर प्रकार से। जो भारत की तैयारियां हैं, चीन हो, पाकिस्तान हो, कोई और हो, वो पूरी संतोषजनक है। सीएजी की रिपोर्ट सही है। अगर आप प्लानिंग फिगर देखो तो 10 दिन हमारे पास इंटेंस रेट का एमिनेशन है। स्थिति इतनी बुरी नहीं है जितनी शायद मीडिया रिपोर्ट से लगेगी। फिर भी ये जरूरी है कि जो भी कमियां हैं उनको पूरा किया जाए। उड़ीसा हाईकोर्ट ने 2014 के विधानसभा चुनाव के सिलसिले में चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने आयोग को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के गलत हलफनामे से जुड़े मामले की जांच जल्द पूरी करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने 17 अगस्त तक इस मामले में आयोग से जवाब मांगा है। मामले की आखिरी सुनवाई 22 अगस्त को पूरी की जानी है। भुवनेश्वर के सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष महापात्रा ने 29 जून 2016 को चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने पटनायक पर चुनावी खर्चों में अनियमितता का आरोप लगाया था। बेंगलुरु में चल रहे दलित सम्मेलन के आखिरी दिन आज घोषणा पत्र जारी होगा। इसमें सामाजिक न्याय को फिर लागू करने की मांग होगी। इससे पहले कल सामाजिक आंदोलनों और बदलावों पर चर्चा हुई। सम्मेलन शुक्रवार से शुरू हुआ था। इसका आयोजन कर्नाटक सरकार कर रही है। इसके जरिए कांग्रेस पार्टी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की विरासत पर दावा जताना चाहती है। बेंगलुरु में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शनिवार को दलितों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें सामाजिक आंदोलन, सामाजिक बदलाव, लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता और सांस्कृतिक बहुलवाद शामिल थे। यूजीसी के पूर्व प्रमुख सुखदेव थोराट ने चुनावी प्रक्रिया की समीक्षा पर जोर दिया ताकि वैधानिक निकायों में दलितों को स्वतंत्र प्रतिनिधित्व मिल सके। Dr. Baba Saheb Ambedkar was for separate electorate, so we can slightly modify it or we can keep it, but separate electorate which enable to send the scheduled caste representative who is independent in the parliament is the only solution, and therefore we will have to build up this demand as a matter of policy of reforming the existing system. रविवार तक चलने वाले सम्मेलन में दलितों के साथ आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के अधिकार पर चर्चा हो रही है। देश और विदेश से 300 से ज्यादा वक्ता बराबरी के मुद्दे पर विचार के लिए जुटे हैं। अमेरिका में अश्वेतों को अधिकार दिलाने के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बेटे मार्टिन लूथर किंग तृतीय ने शुक्रवार को इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने अमेरिका और भारत की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। I attempted to make some comparisons yesterday, as you stated, particularly around the issue of lynchings and mistreatment of minorities. The same kind of thing happening in the United States because of the America First stating of President Trump. And that means two different things. To black people that means one thing, to whites or some whites that means something else. 3 दिन के सम्मेलन की समाप्ति पर रविवार को बेंगलुरु घोषणा पत्र भी जारी होगा। इसमें सामाजिक न्याय को फिर से लागू करने की मांग होगी। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, बेंगलुरु। तो खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हवाओं में वो आग है कि खोल दे
देश के कई राज्यों में बेहद जरूरी दवाओं की भारी कमी है। सीएजी की ताज़ा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। शुक्रवार को संसद में पेश हुई रिपोर्ट में सीएजी ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना की समीक्षा करते हुए इस योजना की खामियां उजागर की। रिपोर्ट में वित्तीय कुप्रबंधन, चिकित्सकों और सहायक चिकित्सकों की कमी, दवाओं की अनुपलब्धता जैसी खामियां सामने आई हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का वित्तीय प्रबंधन असंतोषजनक है। राज्य स्वास्थ्य सोसाइटियों को आवंटित धनराशि का बड़ा हिस्सा हर साल के अंत तक खर्च ही नहीं किया गया। शिमला में स्कूली छात्रा से दुष्कर्म के बाद हत्या और एक आरोपी की हिरासत में मौत के मामले में सीबीआई ने कार्रवाई तेज कर दी है। सीबीआई ने 2 एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही एसपी रैंक के अधिकारी की अगुवाई में 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। विशेष जांच टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सीबीआई को मामले की जांच का निर्देश दिया था। अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से एक की जेल के अंदर संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इस बीच राज्य सरकार ने पीड़िता के गांव के मिडिल स्कूल को सीनियर सेकेंडरी स्कूल के रूप में तत्काल प्रभाव से अपडेट करने का निर्देश दिया है। झारखंड के गिरिडीह जिले से 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। जिला सशस्त्र पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों को यह कामयाबी नक्सल विरोधी अभियान के दौरान मिली। पकड़े गए नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। इनमें 197 कारतूस, 10 डेटोनेटर, 3 आईईडी और बहुत सारे नक्सल से जुड़ी पत्रिकाएं जब्त की गई हैं। गिरफ्तार नक्सली नूनूचंद के गुट के हैं। इन्होंने पुलिस वालों के घरों को उड़ाने की धमकी दी थी। गिरफ्तारी के दौरान धमकी भरे पोस्टर भी जब्त हुए हैं। नक्सलियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। 3 लोगों की मौत हो गई है। सुरेंद्रनगर, राजकोट, मोरबी, अमरेली, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ जिलों में भारी बारिश हुई। सुरेंद्रनगर के चौटीला इलाके में 350 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में बारिश की आशंका जताई है। एनडीआरएफ के साथ वायुसेना को बचाव के काम में लगाया गया है। अब तक 200 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। वहीं 6000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। 10 स्टेट हाईवे के साथ कई सड़कें बर्बाद हो गई हैं। इलाके में कई बांध पूरी तरह से भर गए हैं। महाराष्ट्र में भी भारी बारिश के चलते हालात खराब। मुंबई के कई इलाकों में जगह जगह पानी भर गया है। सड़कों पर पानी भरने से यातायात बाधित रहा। बांद्रा इलाके में भूस्खलन हुआ। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत देश के कई और राज्यों में भी बारिश के चलते सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में हुए भूस्खलन के चलते मंडी मनाली राजमार्ग घंटों बंद रहा। मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई है। दिल्ली में मेट्रो यात्रियों को सोमवार से परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अपनी मांगों को लेकर डीएमआरसी स्टाफ काउंसिल ने 24 जुलाई को पूरी तरह काम बंद रखने का ऐलान किया है। दिल्ली मेट्रो के नॉन एग्जीक्यूटिव यानी गैर कार्यकारी कर्मी वेतन वृद्धि और स्टाफ के खिलाफ की गई कार्रवाई से नाराज हैं। इनमें ट्रेन संचालक, रखरखाव कर्मी, स्टेशन नियंत्रक और ग्राहक संबंध सहायक शामिल हैं। कर्मचारियों की मांग है कि हाल ही में नौकरी से हटाए गए कर्मचारियों की बहाली की जाए और उनके खिलाफ दी गई चार्जशीट खत्म की जाए। साथ ही कर्मचारियों को दी गई नेगेटिव मार्किंग वापस ली जाए। इसके साथ ही 29 मई 2015 के समझौते के तहत कर्मचारियों को एक समान वेतन देने की मांग की जा रही है। मेट्रो में करीब 9000 का परमानेंट स्टाफ है। कर्मचारियों का कहना है कि आज शाम को वो यमुना बैंक स्टेशन पर इकट्ठा होंगे और अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो सोमवार से कोई भी काम पर नहीं जाएगा। दिल्ली मेट्रो के मुताबिक एचआर विभाग काउंसिल की डिमांड को ध्यान में रखते हुए व्यवहारिक तरीके से हल निकालने की कोशिश कर रहा है और तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार मान चुकी है और सैलरी के मुद्दे को जल्द सुलझा लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री थर्मन षणमुगरत्नम से मुलाकात की। इस दौरान बैंकिंग, डिजिटल, फाइनेंस, पर्यटन और नवाचार में द्विपक्षीय सहयोग की संभावना पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग के अक्टूबर 2016 के सफल भारत दौरे को याद किया और बैठक में लिए गए निर्णयों पर दोनों पक्षों की ओर से उठाए गए कदमों की सराहना की। सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री ने जीएसटी को सफलतापूर्वक लागू किए जाने पर भारत को बधाई दी है। साथ ही द्विपक्षीय संबंधों, खासतौर से आर्थिक क्षेत्र में हुई प्रगति पर जानकारी दी।
प्रधानमंत्री ने भी निवेश, शहरी विकास, नागरिक उड्डयन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में घनिष्ठ द्विपक्षीय सहयोग पर खुशी जताई। बात खेलों की। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2017 का आज फाइनल है। ये मुकाबला लॉर्ड्स के मैदान में होना है। खिताबी भिड़ंत भारत और इंग्लैंड के बीच होगी। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 36 रन से हराकर भारत फाइनल में पहुंचा है। सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने हरमनप्रीत कौर की बेहतरीन पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया के सामने 282 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसमें हरमनप्रीत कौर ने 115 गेंदों पर नाबाद 171 रन बनाए थे। भारत महिला विश्व कप के फाइनल में दूसरी बार पहुंचा है। यूएस ओपन ग्रां प्री गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पी कश्यप और एचएस प्रणॉय पुरुष एकल के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। कश्यप ने अपने ही देश के समीर वर्मा को 21-13, 21-16 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब कश्यप सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया के हियो क्वांग से ही भिड़ेंगे। प्रणय ने क्वार्टर फाइनल में जापान के सुनेयामा कांता को 10-21, 21-15, 21-18 से मात दी। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला वियतनाम के तेन मिन गुएन से होगा। मनु अत्री और सुमित रेड्डी की जोड़ी पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भोपाल के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल बायो डिजाइन और जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने ऐसा उपकरण इजाद किया है जिसकी मदद से बच्चों में सुनने की क्षमता की कमी का जल्द पता लगाया जा सकता है। इस उपकरण को सोहम नाम दिया गया है। सुनने की क्षमता से जुड़ी परेशानी के कारण बच्चों के बोलने, भाषा सीखने और समझने में देरी होती है। इसका असर उनकी पढ़ाई पर भी पड़ता है। बच्चों में कम सुनाई देने का पता 2.5 से 3 साल की उम्र में चलता है। तब तक काफी समय गुजर चुका होता है, लेकिन अब इसकी जानकारी कुछ मिनटों में ही मिल जाएगी। भोपाल के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल बायो डिजाइन और भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से एक उपकरण तैयार किया गया है। इसे सोहम नाम दिया गया है। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री YS चौधरी ने इसे जारी किया। This is a perfect product to be given to PHCs mainly. Every primary health center we can deploy so that we can make it as a mandatory test of this, and prevention, not only this area, and any preventive area is much better than attempting to cure something after getting the disease. दरअसल ये उपकरण मस्तिष्क की प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। कानों तक पहुंचने वाली ध्वनियां इम्पल्स के रूप में मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। जांच के लिए शिशुओं के सिर में 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। फिर उन्हें हेडफोन के जरिए 50 डेसिबल जैसी कमजोर ध्वनि सुनाई जाती है। अगर शिशुओं को ये ध्वनि सही तरह से सुनाई देती है और इम्पल्स मस्तिष्क तक सही तरह से पहुंचता है, तो इलेक्ट्रोड से जुड़े छोटे स्क्रीन में ध्वनि संकेत तरंग के रूप में दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं होने पर ध्वनि 75 डेसिबल तक बढ़ाई जाती है और फिर स्क्रीन पर उसकी प्रतिक्रिया जांची जाती है। So this is a very simple device and the gold standard technology called as auditory brainstem response, and we can just conduct this test in 90 seconds. आंकड़ों के मुताबिक भारत में पैदा होने वाले 1000 में से 5 या 6 बच्चों में कम सुनाई देने की बीमारी होती है। अब तक सही उपकरण के अभाव में नवजातों में सुनने की क्षमता के अनिवार्य जांच से जुड़े दिशा निर्देश नहीं थे। सोहम के आविष्कार से बच्चों में सुनने की कमी का जल्द पता लगाने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति भवन में कल राग देश फिल्म दिखाई गई। इससे पहले राजपथ पर फिल्म के स्टार कास्ट ने आजाद हिंद फौज की झलक दिखाई। फिल्म का निर्माण राज्यसभा टीवी ने किया है। राज्यसभा टीवी की फिल्म राग देश की स्पेशल स्क्रीनिंग शनिवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मौजूदगी में हुई। फिल्म के प्रदर्शन के अवसर पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन और आजाद हिंद फौज के वीरों के परिजन भी मौजूद थे। इससे पहले राग देश के अभिनेताओं ने आजाद हिंद फौज की वर्दी में दिल्ली के राजपथ पर परेड की। राग देश फिल्म 1945 में आजाद हिंद फौज के सेनानियों पर मुकदमे की कहानी है। फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया का कहना है कि ये बॉलीवुड की अन्य फिल्मों से हटकर है। तीनों के बचने के चांसेस कम हैं।
ये कोई आम केस नहीं, कोर्ट मार्शल है। ये एक अच्छी हॉलीवुड फिल्म जैसे होती है, जैसे हॉलीवुड करता है, अपने इतिहास के पन्ने से कोई चैप्टर उठाता है, उसको एक इंटरेस्टिंग मनोरंजन ढंग से, रोचक ढंग से लोगों को दिखाता है, वो फिल्में चलती है। हमारे देश में ऐसा होता नहीं। हमारे देश में हिस्टोरिकल बनाएंगे, उसमें भी नाच गाना करना शुरू हो जाता है। तो ये थोड़ा उस तरह से हिंदी फिल्मों का जिस तरह से चलन रहा है, उससे थोड़ा डिफरेंट फिल्म है। फिल्म के प्रोड्यूसर और राज्यसभा टीवी के सीईओ गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा कि ये इतिहास के उस पन्ने को खोलती है जिसे लोग भूल चुके हैं। आज के दौर में देशभक्ति के मायने भी फिल्म के जरिए बताने की कोशिश है। हम उस दौर में हैं जब देशभक्ति का मतलब फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कुछ पोस्ट करना माना जाने लगा है। तो ऐसे दौर में देशभक्ति में सिर्फ सवाल पूछे जाते हैं कि तुमने देश के लिए क्या किया। ये फिल्म वो बताती है कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि देश है क्या। एक आज़ाद मुल्क है हम लोग, अपनी सरकार है, चुनी हुई सरकारें हैं, और ऐसे दौर में देशभक्ति के सिर्फ दो ही मायने हैं। एक कि हम अपना काम, जो भी हमारा काम है, उसको ईमानदारी से करें और अपने बाकी देशवासियों के अधिकारों के लिए खड़े हों, उसके लिए लड़ाई करें। देशभक्ति आज के ज़माने में यही है। और आज़ाद हिंद फ़ौज यही कहानी है, क्योंकि इसमें जो लोग थे, आज़ादी के आंदोलन में कौन लोग थे? सुभाष चंद्र बोस ICS पास किए थे, गांधी जी बैरिस्टर थे, नेहरू बैरिस्टर थे, शहनवाज, ढिल्लों, सहगल तीनों फौजी अफसर थे अंग्रेज़ों के ज़माने में। तो ये इलीट थे, इनके पास सब कुछ था। ये सब कुछ छोड़कर देश के लिए लगे थे। इन्होंने देश से ये नहीं पूछा कि देश मेरे लिए क्या कर रहा है। इन्होंने ये सवाल नहीं पूछा कि तुम देश के लिए क्या कर रहे हो। इन्होंने कहा कि मैं देश के लिए जो कर रहा हूँ वो करूँगा। और मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं अपने देशवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा हूँ, अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। तो ऐसे दौर में जब देशभक्ति को फेसबुक तक सीमित कर दिया है, ये फिल्म देशभक्ति के जो परिभाषा है उसको फिर से ढूंढने की कोशिश है। फिल्म में कुणाल कपूर, अमित साध और मोहित मारवा जैसे सितारों ने काम किया है। फिल्म 28 जुलाई को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। नव विक्रम सिंह के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। संसद में राष्ट्रपति को आज दी जाएगी विदाई। सेंट्रल हॉल में खास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ने सम्मान में दिया रात्रि भोज। नागालैंड में एनपीएफ से निकाले गए 19 विधायक, 10 निलंबित। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप, मुख्यमंत्री जिलियांग ने किया मंत्रिमंडल का विस्तार। कई राज्यों में जरूरी दवाओं की भारी कमी, सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा। वित्तीय प्रबंधन और डॉक्टरों की संख्या पर भी असंतोष। जीएसटी के तहत एक मुश्त कर व्यवस्था अपनाने के लिए बढ़ी समय सीमा। कंपोजिशन स्कीम के लिए 16 अगस्त तक का वक्त। वित्त मंत्री ने कहा अर्थव्यवस्था का होगा डिजिटलीकरण। और महिला विश्व कप में इतिहास रचने से कदम दूर टीम इंडिया, इंग्लैंड से खिताबी भिड़ंत। दूसरी बार विश्व कप के फाइनल में। और फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए मैं भी भारत। नमस्कार।